Hey my dear students, what's up? वेरी वेरी मॉर्निंग डियर। आज एक नया टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक न्यू टॉपिक आज हम सीखेंगे और ये टॉपिक मैं आपको यूँ बोल दूँ कि ये सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करें तो बहुत से स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन भी होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का लाइफ वेस्ट हो जाता है। उनका मतलब उन्होंने जो लाइफ में जो स्टडी की है ना, वो स्टडी पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे उसका यहाँ पर मैं ऑलरेडी हेडिंग लिख रखा है। यू कैन सी स्टडी बाय, यानी हम जो स्टडी करते हैं तो हमको किस टाइप का स्टडी करना चाहिए। एक नंबर है आईएमपी, ठीक है। दूसरा है पैरट, यानी रटना। जो रटते हैं ना उसको बोलते हैं इडियोमेटिक लैंग्वेज में पैरट। और एक होता है लर्निंग, समझ कर पाना। यानी क्या हमें नोट से पढ़ाई करना चाहिए, यानी आईएमपी से पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, या फिर हमको रटना चाहिए, यानी बिना सोचे समझे आप रट रहे हो, या फिर हम जब स्टडी करते हैं तो स्टडी हमको समझ समझ कर पढ़ना चाहिए। ये आज का टॉपिक है, यानी एक स्टूडेंट्स को किस प्रकार स्टडी करना चाहिए। क्या वो रट कर पढ़ाई करें, क्या आईएमपी के सारे पढ़ाई करना बेटर है, या फिर हमको समझ कर पढ़ाई करना बेटर है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक मैं आपको यूँ बोल दूँ कि मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आज हम पूरा एक एक चीज़ को समझेंगे। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे, ध्यान से मतलब यूँ कहूँगा कि पालन करने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार 15 साल बैक जाता हूँ। 15 साल बैक क्यों? मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लासेस में अगर आप हैं तो 12th क्लासेस में जो आप स्टडी कर रहे हैं तो उस समय आप आईएमपी से पढ़ाई करेंगे या रट के पढ़ाई करेंगे या समझ के पढ़ाई करेंगे। तो 12th क्लासेस के बैक में 12 साल और उधर के 3 साल होते हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यानी 16 साल। ठीक है। अगर आप 11th में हो तो इस तरीके से आप बैक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 12 साल बैक करते हैं। अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लास में से लगभग 10 साल बैक करें, 7 इधर और 4 साल उधर। तो एक स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला टॉपिक आगे का है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ये मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाते जाऊँगा और बताते जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कर कीजिएगा, ठीक है। ये आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, और आप अभी 12th क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है। आपका स्टडी गोइंग है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब आपको पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए, आपको पढ़ाई लर्निंग के थ्रू करना चाहिए, या फिर आपको पढ़ाई पैरेट बनकर पढ़ना चाहिए, या फिर आपको आईएमपी के सहारे स्टडी करना चाहिए। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप क्या करें, जब आप 15 साल बैक यानी 15 years बैक, अगर हम 15 साल बैक करेंगे तो सबसे पहले क्या था, प्ले ग्रुप। सॉरी, सबसे पहले होता है, हाँ सॉरी सही तो लिख रहा हूँ, प्ले ग्रुप, ठीक है। फिर आता है नर्सरी, ठीक है। फिर आता है एलकेजी, और फिर आता है यूकेजी। ये एक पार्ट होता है। देन आफ्टर फिर यहाँ से डाउन होते हैं, और फिर फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास, फिर एक डाउन आता है, और फिर यहाँ पर आता है 6th क्लास टू 8th क्लास, ठीक है। और फिर 8 के बाद
फिर आता है एक 9th to 10th, और फिर 11th और 12th। इसके बाद फिर क्या गैप होता है, फिर आता है ग्रेजुएशन, ठीक है, और फिर आता है पीजी, और फिर आता है डॉक्टरेट डिग्री। ये एक एजुकेशन का क्या है, ट्री है, राइट। हम जो एजुकेशन करते हैं ये क्या है, एक ट्री है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझे, हम सबसे पहले देखेंगे आज यहाँ पर कि ये जो आईएमपी है, ये जो पैरट है, ये जो लर्निंग है, यानी नोट्स के सहारे पढ़ाई करना, रटने जैसा एक क्या बोलूँ तरीका अपनाना, या फिर समझ कर पढ़ाई करनी, ये एक्चुअल में कंडीशन आता कब है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रट के पढ़ाई करना नहीं चाहिए, या फिर आईएमपी के सहारे स्टडी नहीं करना चाहिए, या फिर समझ कर ऑल टाइम पढ़ाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है। जब आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा, इनके बीच में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, यानी कुछ फ़ायदा है कुछ नुकसान है, अगर आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगा तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि ये चीज़ मेरे लिए बेटर है और ये चीज़ मेरे लिए नुकसान है। तो सबसे पहले मैंने ट्री बनाया क्लास का। अब ये स्टूडेंट जब 12 क्लासेस में पढ़ रहा है, ये कब नोट्स या रटने जैसा सहारा लेंगे, या कब ये समझने वाला चीज़ों का टेक्निक अपनाएंगे। देखो, अगर मान लो इसका नाम है निकू, ठीक है। निकू जब फर्स्ट टाइम प्ले ग्रुप में था, प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी आया, नर्सरी के बाद एलकेजी आया, एलकेजी के बाद यूकेजी आया। आप हमेशा ध्यान रखना, ये 4 क्लासेस जो होता है ना, इसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है फर्स्ट क्लास। यानी ये 4 साल तक जो कुछ भी सीखेगा वो कहीं ना कहीं 50% फर्स्ट क्लासेस में काम आता है, 50%, ठीक है। और 50% क्या होता है, न्यू होता है। यानी 50% होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, और 50% होता है न्यू। इसी प्रकार जब फर्स्ट टू फिफ्थ, तो फर्स्ट टू फोर्थ जो भी पढ़ाई करेंगे वो कहीं ना कहीं 5th क्लास में, यानी फर्स्ट टू फोर्थ क्लास तक हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं 5th क्लास में 50% प्रीवियस रहता है और 50% न्यू रहता है। यानी 50% प्रीवियस एक्सपीरियंस रहता है और 50% न्यू रहता है। इसी प्रकार जब 6 to 8 क्लासेस की बात आता है, तो 6 से लेकर 8 क्लासेस तक हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, है ना, उसका मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ तक कैसे समझाऊँ, यहाँ से गया तो फर्स्ट में गया, फर्स्ट टू फोर्थ में करेंगे तो फिफ्थ में जाएगा, और फिफ्थ से लेकर फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ से लेकर 7 तक हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, मतलब 6, जैसे मान लीजिए इसने 5th तक पढ़ाई की, राइट, फर्स्ट से लेकर 5th तक इसने पढ़ाई की 50%, और 50% इसका न्यू मिल जाएगा। सो आपने जैसे देखा, अब जैसे 6th 8th 7th ये जो क्लासेस है इसको भी हम स्टडी करते हैं। अब जैसे जिस प्रकार हमने देखा कि इधर की पढ़ाई फिर फर्स्ट में काम आता है, और फर्स्ट टू फोर्थ क्लास में जो भी हम पढ़ते हैं वो 5th में काम आता है। इसी प्रकार पढ़ाई का क्या होता है, एक सिस्टम चलता है। जैसे आप 6 7 8 तक जो कुछ भी पढ़ते हैं वो पता है कहीं ना कहीं 9th में जाके काम आता है। आप जब 9th क्लास में जाएंगे ना, कई बार लोग सोचते हैं ना कि मैं 9th क्लास में पहुंचना चाहता हूं, तो आप हमेशा याद रखिएगा 9th क्लास में जब कोई स्टूडेंट्स पहुंचता है तो उसका 50% कहीं ना कहीं 6 7 8 कनेक्टेड होता है, 50%, ठीक है। 50% 6 7 8 कनेक्टेड होता है, और 50% क्या होता है, न्यू होता है, ठीक है। और इसी प्रकार जब 9th की पढ़ाई आपने अच्छे तरीके से किया, तो जब 10th में पहुंचेंगे तो उसका भी 50% कवर होता है। यानी कोई स्टूडेंट अगर 9th में सही ढंग से स्टडी नहीं किया तो उसको 10th में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, और कोई स्टूडेंट अगर 9th में अच्छे तरीके से पढ़ाई करके रखा है तो उसको 10th में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 10th का जो सिलेबस होता है वो 50% 9th से रिकवर होता है।
इसी प्रकार कोई स्टूडेंट अगर 9th में पहुंचता है तो उसका मतलब आप यूँ मान के चलो 6, 7, 8 का तो सिलेबस रहता ही है और थोड़ी बहुत 5th का भी रहता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी रहता है, यानी फर्स्ट टू 8 क्लास तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसका 50% रिकवर होता है 9th क्लासेस में, ठीक है। इसी प्रकार जब 10th आप कंप्लीट कर लेते हो, जब आप 11th में जाते हो, वहाँ पर एक न्यू लाइफ स्टार्ट होता है। कौन सी लाइफ? जैसे उस समय क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। दैट टाइम अ सब्जेक्ट हैज़ बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स चॉइस, मैच्योर। तो एक स्टूडेंट मैच्योर इतना हो जाते हैं, उसको सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए वो उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट आने लगता है। उसके बाद वो जब बचपन से पढ़ाई कर रहा है तो किस सब्जेक्ट में उसको टीचर का हेल्प नहीं लेना पड़ता था, वो खुद ही करने लग जाते थे। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है वो नाइट नाइट पढ़ता था पर उसको बोरिंग फीलिंग नहीं होता था। इस तरीके का अगर आइडिया उस स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग, उसके चॉइस के अनुसार वो क्या करता है, सब्जेक्ट चूज करता है। अब जब 11 क्लासेस में वो पहुंचते हैं तो 11 क्लास में सब्जेक्ट तो न्यू रहता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं लाइक राइटिंग, रीडिंग, फॉर्मूलेज, जैसे साइंस का अगर आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट टू 10 क्लास तक आपने जो भी साइंस पढ़ा है वो 11 में काम आएगा। अगर आपने आर्ट्स में लिया तो फर्स्ट टू 10 क्लास तक आपने जो एसएसटी की पढ़ाई की वो काम आएगी। अगर आपने कॉमर्स में लिया तो फर्स्ट टू 10 क्लास तक जो आपने हिसाब किताब सीखा, प्लस माइनस, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। कुल मिला के आप देख रहे हो कि बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक एक आपस में क्या है, वो आपस में जुड़े हुए, डॉट कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कोई स्टूडेंट अगर 11th क्लास में सही ढंग से स्टडी नहीं किया तो उसको 12th में प्रॉब्लम आना है। और अगर किसी स्टूडेंट ने 11th में ध्यान से पढ़ाई की तो उसका 50% 12th में कवर होता है। इस तरीके से जब स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन में पहुँचता है तो ग्रेजुएशन 3 साल का डिग्री होता है। तो जो फर्स्ट ईयर का जो पार्ट रहता है 50% रिकवर हो जाता है 11th एंड 12th के सिलेबस से। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने 11th और 12th में कॉमर्स अच्छे तरीके से पढ़ाई की तो जब वो बीकॉम करेगा तो उसका फर्स्ट ईयर में 50% सिलेबस कवर हो जाता है। बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनको पता रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ कनेक्टेड होते हैं। ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर करते हैं तो उस समय ग्रेजुएशन के पढ़ाई के बेस पर वो आगे के पीजी के सब्जेक्ट चूज करते हैं। और पीजी में लास्ट में, पीजी में भी आपको पता है, पीजी में भी लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट रहता है, एक थीसिस रहता है जिनके ऊपर उनको रिसर्च करना पड़ता है। वही रिसर्च काम आता है पीएचडी में। अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है तो वहाँ पर ये काम आता है। तो मोरल ऑफ दी लाइन ये है कि कोई स्टूडेंट यहाँ से लेकर अगर मैं 12th की बात करूँ, मान लो 11th तक, क्योंकि निक्कू किस क्लास में है, 12th क्लास। अब आपको मैं 12th की बता रहा हूँ कि निक्कू कब लर्निंग का हेल्प लेगा, नोट्स का या समझने का। निक्कू अगर प्ले ग्रुप से लेकर 11th क्लास तक अगर सही ढंग से पढ़ाई की, समझ कर पढ़ाई की, तो उसको कभी भी नोट्स की सहारा नहीं लेना पड़ेगा और रटने का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि निक्कू का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। निक्कू क्या करेगा, ऑलवेज समझ कर ही पढ़ाई करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यानी आप कोई भी टॉपिक समझकर कब पढ़ सकते हो, जब आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, एंडिंग तक हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास बड़ी सीरियसली पढ़ाई की, आपने बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया है, टीचर ने आपको कोऑपरेट किया है, आपने टीचर के साथ कोऑपरेशन किया है, आपने मतलब बारीकी से पढ़ाई की, तो आपको कभी भी कोई भी टॉपिक रटने की या आईएमपी के सहारे नहीं लेना पड़ेगा। आपको ऑलवेज समझ के आप पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसका रेशो बहुत कम होता है, 10%, 20% इतना ही होता है, बहुत रेशो में कम मिलेगा, ठीक है। अब आता है आईएमपी। पहले मैं रटने की बात बताता हूँ। अब क्या होता है, मान लीजिए निक्कू ने यहाँ से लेकर 11th क्लास तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल टाइम पास किया, टाइम पास मतलब मस्ती मस्ती में पूरा ज़िंदगी गुजार दी। वो स्टूडेंट क्या करेगा, आईएमपी के सहारा लेगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, आईएमपी के सहारा लेगा। यानी अगर आपने मस्ती मस्ती में समय बर्बाद कर दी और आपके पास समय नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उस समय हम आईएमपी के सहारा लेते हैं। और
अगर आपने बचपन से अभी तक पढ़ाई अच्छे तरीके से की तो आप समझ कर पढ़ाई करोगे। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब आता है रटना। देखो रटना एक्चुअली कोई करता नहीं है, रटना आता है सिचुएशन। रटने कोई भी स्टूडेंट रटता तब है जब उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम या एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम। अगर उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या फिर उसको एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, निक्कू हमेशा रटेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे रट रहे हो, आप एक ऐसे याद किया, ऐसे में ऐसा लिखा है, ऐसे में इस प्रकार से लिखा है आई एम डूइंग, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है उसको यही नहीं पता है कि यहाँ पे एम क्यों लगा, और उसको यही नहीं मालूम कि यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा। उसी के नीचे लिखा है शी डज, ठीक है। और उसी के नीचे लिखा है स्टूडेंट्स डू। अब देखो यहाँ पे भी मैंने डू लिखा, यहाँ पे भी डू, यहाँ पे भी डू, लेकिन तीनों में अंतर है। यहाँ पे मैंने आईएनजी लिखा, यहाँ पे मैंने ईएस लिखा, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जिस स्टूडेंट को इस चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है वो स्टूडेंट क्या करता है, रटने का सहारा लेता है। पहले तो वो हेल्प लेगा आईएमपी का। तो आईएमपी से टीचर ने मान लो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन दे दिया कि ये 5 क्वेश्चन आप याद कर लो, ठीक है। बुक्स था 50 क्वेश्चन, टीचर ने दिया 10 क्वेश्चन, 10 में से 5 आपने डिसाइड किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आया कि टीचर ने जो क्वेश्चन दिया, टीचर ने तो सिर्फ आईएमपी दे दिया कि ये क्वेश्चन कर लेना तुम, यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है। आपको यही नहीं मालूम कि अगर मैं आई के जगह अगर मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ तो क्या मैं ही एम होगा, ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ही इज। लेकिन ये ही इज चेंज करना और इसकी जगह एम लगाना, ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके अंदर समझ हो, जिसने बचपन से जो इंग्लिश क्लासेस है उसने इंग्लिश क्लासेस को ध्यान से सीखा है। जिस स्टूडेंट ने इस चीज़ को नहीं किया है वो क्या करेगा, रटने जैसा सहारा लेंगे। फिर वो स्टूडेंट क्या करता है, पूरे टॉपिक रट लेता है। तो आई होप आपको पहला वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि कोई भी स्टूडेंट रटने का सहारा कब लेता है, समझने की सहारा कब लेता है, और आईएमपी के सहारा कब लेता है। अब आप पढ़ाई जो कर रहे हो आप समझ कर रहे हो या रट के कर रहे हो या आईएमपी के सहारे कर रहे हो, आपको फंडा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, आईएमपी ले लिया, है ना, कि सर हमको कौन कौन सा क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, क्योंकि आपने तो पूरे साल पढ़ाई की नहीं। अब जैसे मान लो ये निक्कू है, इस निक्कू ने 11th क्लास तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, अब वो 12th क्लास का सब्जेक्ट लेकर बैठा है। मैं उदाहरण स्वरूप इंग्लिश ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, या फिर मैं अकाउंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब उस स्टूडेंट क्या करेंगे, 11th क्लास तो पूरी पढ़ाई की नहीं, उसने क्या किया, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या करेंगे, टीचर ने सब चैप्टर्स करा दिए, सब सिलेबस करा दिए, या कॉमर्स टीचर ने सब क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन उसने तो पढ़ाई नहीं की ना, उसने 12th क्लास में पढ़ाई नहीं की। अब वो टीचर को क्या बोलेंगे, सर आप वो क्वेश्चन दे दो जो एग्जाम में हमेशा आने वाला है, ठीक है। तो आईएमपी दे दिया टीचर ने, नोट्स, तो देखो समझने वाला पार्ट खत्म हो गया कि उसने पढ़ाई नहीं की, उसको समझ में नहीं आया, उसने क्या किया, शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि आप आईएमपी दे दो हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब आईएमपी लेकर पढ़ने बैठा तो वहाँ पर प्रॉब्लम आया कि उसको तो लैंग्वेज समझ में नहीं आया कि टीचर ने लिखा है देयर इज़ अ 1 पर्सन एंड इन दिस अकाउंट वी विल ऐड 50%, उसको फर्स्ट समकट ही नहीं पड़ रहा। फिर वो क्या करेंगे, आईएमपी से फिर कन्वर्ट हो जाएगा रटने वाले। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ही पूरा रट लेते हैं, अगर ऐसा कैसा आ गया एग्जाम में तो मैं लिख दूंगी या मैं लिख दूंगा, अब नहीं आया तो छोड़ दूंगा। अब हम क्वेश्चन आते हैं कि क्या आईएमपी सही है, क्या रटना सही है या समझकर पढ़ाई करना सही है। तो पहला तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कब होता है, कब ये सिचुएशन होता है। अब हम करेंगे क्या ये नुकसान है, क्या ये नुकसान है। अगर हम आईएमपी करते हैं, अगर हम समझकर पढ़ाई करते हैं, अगर हम नोट्स लेकर पढ़ाई करते हैं या फिर रट के पढ़ाई करते हैं तो क्या ये नुकसान है। अब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको तो मिटाते हैं पूरा,
कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो हर चीज़ के पीछे खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊँ, आज हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबी बनेगी, लॉन्ग बनेगा, लेकिन अगर आपने इसको चीज़ को समझ लिए तो आपको आने वाले टाइम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, या फिर आपका जो फ्रेंड्स है, आपके जो ब्रदर सिस्टर है, अगर इस टाइप का सिचुएशन में फंस रहे हो तो उनको आप मुक्ति दे सकते हो, उनको बता सकते हो, देख ऐसा मत कर, ऐसा कर। सबसे पहले हम आते हैं समझना। समझना यानी लर्निंग। ठीक है, क्या ये बेनिफिट है? मैं कहूँगा ये 101% बेनिफिट है, 101% बेनिफिट है। देखो क्या होता है, हम लाइफ में जो कुछ भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में काम आता है। आप कुछ भी सीखो, आप बचपन में गाड़ी चलाना सीख रहे हो, खाना बनाना सीख रहे हो, दूसरों से बात करना सीख रहे हो, पोछा लगाना सीख रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, आप घर का काम कर रहे हो, बाहर का काम कर रहे हो, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता है। और हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अपना ब्रेन का, राइट। हम कोई भी काम जब करते हैं तो उस काम को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रेन का। ब्रेन होता है बिल्कुल किसकी जैसा? लॉक, लॉक जैसा होता है। आप देखना, एक लॉक, एक ताला को आप 1 साल तक बंद करके रख दो, 2 साल तक बंद करके रख दो, देखना उस लॉक में जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस लॉक को कोई और ओपन ही नहीं किया। इसी प्रकार उसी लॉक को आप रोज खोलो तो वो लॉक क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। हमारा ब्रेन भी ऐसा है, अगर आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करोगे, ब्रेन को अगर आप यूज नहीं करोगे तो ब्रेन क्या हो जाएगा? बिल्कुल लॉक हो जाएगा। आपको पता होगा ना, ब्रेन का 2 हिस्सा होता है। ब्रेन का 2 हिस्सा होता है, एक होता है क्रिएटिव और एक होता है लॉजिक। ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक होता है क्रिएटिव और एक होता है लॉजिकल। यानी कुछ स्टूडेंट देखना क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है, नए नए चीज़ें बनाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं, उसको कितने भी डिफिकल्ट चीज़ें दे दो वो फटाक से सॉल्यूशन कर लेगा। तो क्रिएटिविटी पर्सन को आप लॉजिकल में नहीं कन्वर्ट कर सकते और लॉजिकल पर्सन को आप क्रिएटिविटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन चाहे आप क्रिएटिविटी बनो या लॉजिकल बनो, ये चलता है ब्रेन से। और ब्रेन कैसे चलता है? ब्रेन चलता है कि हम जो हमारे लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आता है वो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। तो स्कूल लाइफ में ये जो अलग अलग बुक होता है ना, 6 सब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे मान लो इंग्लिश, जैसे मान लो हिंदी, जैसे मान लो संस्कृत, जैसे मान लो कंप्यूटर, जैसे मान लो एसएसटी, जैसे मान लो मैथ्स, ये जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, इन हर एक सब्जेक्ट में ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इस क्वेश्चन आंसर का जब हम सॉल्यूशंस करते हैं, इस सॉल्यूशन में हमारा ब्रेन वर्क करता है, ठीक है। ये जो हम ऐसे याद करते हैं, एप्लीकेशन याद करते हैं, इसमें हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन काम करता है। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ये लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर याद कर लेता है, राइट। तो उसका बेनिफिट कहाँ पर होता है? मान लो कल आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया और किसी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आपको कहा गया कि कल कोई डायरेक्टर आने वाले हैं बाहर से और उसके लिए इनॉग्रेशन है, तो आपको स्पीच देना है या आपको कुछ बोलना है। तो देखो, अगर आप समझ कर पढ़ाई करोगे तो उस समय क्या होगा? फटाक से आपने क्या देखोगे कि आप सिर्फ गेस्ट का नाम बता दो, गेस्ट का नाम देख लोगे, टाइम देख लोगे, और बाकी का टॉपिक आप क्या करोगे? अपने मन से बता दोगे। तो दिस इज द बेनिफिट। या फिर कल मान लो आज आप स्कूल की कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्रिंसिपल ने या आपके जो सब्जेक्ट वाइज टीचर, उसने आपको कुछ भी गाइडलाइन नहीं दिया, उसने आपको कुछ भी नहीं बोला कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। उन्होंने सिर्फ टॉपिक दे दिया। क्या टॉपिक दिया? कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के ऊपर आपको 10 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है कुछ भी नहीं बताया। अब आप क्या करोगे? सोचोगे,
थोड़ी समय के लिए दिमाग तो बहुत ख़राब होगा, गूगल सर्च करोगे, फ्रेंड से पूछोगे, अदर सब्जेक्ट टीचर से पूछोगे, उसके बाद जैसे तैसे करके आप बनाओगे 10 पेज का। और इसमें जो 50 नंबर था, 50 में से 30 नंबर था, 30 में से आपको मिला 14 नंबर। आप सोचोगे यार इतना मेहनत करके ये क्या मिला, लेकिन नहीं, आपको जो मिला है ना वो काफ़ी है। जब आप 5 साल बाद किसी कंपनी में ज्वाइन करो, अगर वहाँ पे मान लो आप HR डिपार्टमेंट में हो, CA डिपार्टमेंट में हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, उस समय भी तो वो आपको प्रोजेक्ट देगा ना कि हमारा क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, हम न्यू लॉन्च करने वाले हैं। तो उस समय भी तुम कंप्यूटर में प्रोजेक्ट बनाओगे, उस समय भी आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा। तो उस समय ये जो चीज़ है ये डॉट कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 साल बाद। तो ये बेनिफिट होता है समझ कर पढ़ना, कि अगर हम समझ कर पढ़ाई करेंगे तो हम जो हमारा दिमाग लगा रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में काम आएगा। वो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होता जीवन में। अक्सर मैं जैसे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम लोग एग्ज़ाम से डरते क्यों, तो बोला सर हमारा कल तो पेपर है। मैंने कहा ज़िंदगी भर एग्ज़ाम है, बस अंतर इतना है कि स्कूल के एग्ज़ाम में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि इस तारीख से एग्ज़ाम होगी, और स्कूल ख़त्म होने के बाद, कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब आप गाड़ी चला रहे हो वो भी तो एग्ज़ाम है। आपने ज़रा सा कुछ गलती की, आपका एक्सीडेंट। तो एग्ज़ाम ज़िंदगी भर है। आप किसी से बातें कर रहे हो, ज़रा सा आपने कुछ इधर उधर के शब्द इस्तेमाल किए, मिसअंडरस्टैंडिंग चालू। तो एग्ज़ाम ज़िंदगी भर, बस अंतर इतना है इस समय हमको अलर्ट कर देते हैं, उस समय हमको अलर्ट नहीं करते। तो लड़ाई तो ज़िंदगी भर लड़नी है। तो जब हमको ज़िंदगी भर अपना दिमाग इस्तेमाल करना है तो क्यों ना अभी से हम प्रयास करें, अभी से हम ट्राई करें। अगर हम अभी से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, हमको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम तो हैबिचुअल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है समझ का। तो अगर आप समझ कर पढ़ाई करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं आपका काम आएंगे। ठीक है, अब आता है IMP। IMP का क्या है? IMP के सहारा अगर आप पढ़ते हो तो क्या इसका फ़ायदा है? सबसे पहले हम देखते हैं IMP किसके लिए होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखो ये जो समझ कर पढ़ाई करना है ना, इसका ना उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर मान लो आपको CA बनना है, अगर मान लो आपको डॉक्टर बनना है ना, अगर मान लो आपको बड़े कोई डायरेक्टर बनना है ना, अगर आपको मान लो कि बिजनेसमैन बनना है, मतलब वो पढ़ाई जिसमें आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसमें ना कभी भी आप रटने जैसा या IMP के सारे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्यों? मान लो डॉक्टर है, आज एक डॉक्टर ने, किसी का सपना है मुझे डॉक्टर बनना है, राइट? तो डॉक्टर के लिए उसने क्या किया, 10 क्लासेस में IMP के सारे पास होकर 80% लेकर आ गए। 11 क्लासेस में BSc नर्सिंग ली है, उसमें भी इसने पढ़ाई की, IMP के सारे पास हो गए। ग्रेजुएशन में भी उसने IMP के सारे पास हो गए। लेकिन कब तक? जब आप रियल में मेडिकल फील्ड में उतरोगे उस समय तो पेशेंट भी आपके सामने आएंगे, तो क्या उस समय भी मेडिसिन आप बार बार अपने फ्रेंड से पूछ पूछ कर पेशेंट को दोगे? नहीं ना। इसी प्रकार CA या इसी प्रकार इंजीनियर, आप IMP के सहारे पास हो सकते हो, आपको डिजिट अच्छा मिल सकता है लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। यानी आप ज्ञान को अपने अंदर तो ले सकते हो लेकिन क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप कुछ नया नहीं बना पाओगे। तो IMP से पास पढ़ाई करोगे तो आपका मार्कशीट बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन उस मार्कशीट का आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सिर्फ दिखा दोगे कि हाँ मैंने इतने % लाया और आपको अपॉइंट कर लेगा वो। लेकिन अपॉइंट करने के बाद जब आपको कुछ प्रोग्रामिंग बनाना होगा, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना होगा, वहाँ पे तो यही वाला काम है। इसलिए जीवन में अगर आपके लक्ष्य बहुत बड़ा है, कुछ करना है, तो समझ कर ही पढ़ो। समझ कर पढ़ने से क्या होगा कि भले लंबी समय लगेगा, बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन ये टिकाऊदार होगा। आज भले समय लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में। अब आता है IMP। देखो IMP का इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने IMP से पढ़ाई नहीं। मैंने भी IMP से पढ़ाई नहीं, ठीक है। लेकिन IMP उन लोगों के लिए अच्छा होता है, तब अच्छा होता है जब मान लो सबसे पहले आपका एक बुक्स होता है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मैं आपको वो बता दूँ। स्टूडेंट्स सबसे पहले गलती ये करते हैं, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको 400 पेज की बुक है, सबसे पहले किताब पढ़ो। किताब पढ़ने के बाद उसके बाद आप IMP में जा सकते हैं।
तो अगर मान लो 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन तो पढ़ नहीं पाओगे, तो 200 क्वेश्चन को क्या करो आप आईएमपी में कन्वर्ट करो। तो इनमें से वो 200 क्वेश्चन जो है, पढ़ना तो 200 क्वेश्चन ही है, लेकिन 200 क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो। मान लो टीचर ने कहा पहले 5 नंबर पढ़ लेना, फिर 13 नंबर पढ़ना, फिर 1 नंबर पढ़ना, इस टाइप से। ये आईएमपी अच्छा है, यानी पढ़ना आपको 200 क्वेश्चन ही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर जो बनोगे उसमें तो आपको हर चीज़ से काम आएंगे ना। सीए बनना, इंजीनियर बनना, तो आपको हर चीज़ कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही। जो थ्योरी होता है वही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में जाके कनेक्ट होता है। प्रैक्टिकल होता है वास्ट और थ्योरी होता है इसको सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो आप क्या करो, आप 200 क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट बना लो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ूंगा, फिर कौन सा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर कौन सा क्वेश्चन, इस तरीके से 200 क्वेश्चन ही पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट के बेस पर, प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पर। लेकिन किसी स्टूडेंट अगर ऐसा कर ले कि 200 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा और एग्जाम में पास हो जाऊंगा, ये वाला चीज़ आईएमपी गलत है। आप समझने की कोशिश करो। जैसे मेरे पास स्टूडेंट जब आता है और मुझको कहता है कि सर आप हमको रिवीजन दे दो, ठीक है, क्या बोलते हैं कि सर आप हमको रिविजन्स दे दो ताकि हम क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ सकें, लिख सकें। तो मान लो अगर 10 क्वेश्चन, तो मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये 2 पढ़ लो और याद करके आ जाओ, या फिर ये 5 पढ़ लो और आप याद करके आ जाओ। मैं कभी नहीं देता। अगर मैं ऐसा दे दिया तो वही 5 के 5 याद करके आएंगे, और इसमें से 4 क्वेश्चन मैंने दिया और उसने एज इट इज लिख दिया, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि कौन से स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है। और स्टूडेंट का क्या बेनिफिट है, सबको तो 5 और 5 मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आईएमपी तो देता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं काम करो सबसे पहले 2 पढ़ लेना, फिर 8 पढ़ लेना, फिर 1 पढ़ लेना, फिर 3 पढ़ लेना। तो मेरे स्टूडेंट उसको कहता है सर आपने तो सब कुछ ही दे दिया। मैंने कहा इतना तो दिया ना, तो नाई मामा से काना मामा अच्छा है, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये आईएमपी अच्छा है, लेकिन अगर आपने उस आईएमपी को फॉलो किया, 200 में जो 10 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, दैट आईएमपी इज नॉट गुड। पहला तो ये हो गया किस प्रकार से आईएमपी पढ़ोगे। दूसरी चीज़ें देखो, आईएमपी ना उन लोगों के लिए बेनिफिट होता है, जैसे अगर आप प्रोफेशनल में बिजनेसमैन हो, मान लो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और किसी डॉक्यूमेंट्स में अटैच करने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए। क्या करने के लिए? आपको सर्टिफिकेट का मतलब डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, बस शो करने के लिए, या फिर मान लो आपकी मैरिज होने वाली है और वहाँ पे बताने के लिए कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, या फिर कल कुछ होता है ना, कई बार ज़रूरत पड़ता है किसी जगह पे सिर्फ अटैच करने के लिए हमको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं DCA PGDCA का कोर्स करते हैं, पर वो क्या बोलते हैं कि सर हमको ना DCA PGDCA बस शो ऑफ करने के लिए चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी जॉब है, हम इनकम कर रहे हैं, हमको कोई काम नहीं है, बस ये सर्टिफिकेट अगर हम अटैच कर देंगे तो हमारी सैलरी 10,000 बढ़ जाएगा, 20,000 बढ़ जाएगा, 1 लाख बढ़ जाएगा। ऐसी सिचुएशंस पर आप आईएमपी के सहारे पढ़ाई कर सकते हो, और ऐसे सिचुएशंस पर आप 200 की जगह 10 क्वेश्चन लिख कर एग्जाम दे दो, फिर वो अच्छा है। ठीक है, यानी आप अगर प्रोफेशनली दूसरा काम कर रहे हो और आपको सिर्फ शो करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उस समय आप आईएमपी के सहारे पढ़ाई करो। मान लो आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन डिग्री कर रहे हो आप, शौक है। मान लो आप सुबह 10 बजे से 7 बजे तक जॉब ही करते हो और आप 12th पास हो, लेकिन आप साइड प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, वहाँ पे आप 200 का 200 मत पढ़ो, वहाँ पे आप 10 क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि आपको तो सर्टिफिकेट से कोई लेना देना है नहीं, आप तो बस शो करने के लिए कर रहे हो। लेकिन आप प्रोफेशनली कुछ बनना चाहते हो, वहाँ पर अगर आप आईएमपी ले रहे हो तो आईएमपी आप उस वे में लेना जिस वे में मैंने बताया। पढ़ना सभी है, बुक्स की पूरी पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप जो मेन टॉपिक है उसको आप पढ़ लो। ऐसा टेक्निक आईएएस भी अपनाते हैं, आईपीएस भी अपनाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं सब अपनाते हैं। लेकिन आपने किताब पढ़ी नहीं, डायरेक्ट मार्केट से गाइड बुक ले लिए और गाइड बुक लेकर पढ़ना चालू कर दिया, यानी किताब को ना पढ़ के आप गाइड बुक को पढ़ो। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा कि इंग्लिश का जो बुक्स होते हैं वो डायरेक्ट गाइड बुक से वो हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इट्स अ वेरी रॉन्ग मेथड, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आईएमपी का डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन क्या था कि आप अगर आप प्रोफेशनली कुछ बनना चाहते हैं, आपको कोई ड्रीम है, तो आप
पढ़ाई पहले अच्छे तरीके से करो, समझ कर करो, ये वाला टेक्निक अपनाओ। उसके बाद इस टेक्निक में आओ, लेकिन पढ़ो सब, जो मेन है उसको सबसे पहले करो। दूसरा मैंने तरीका बताया, अगर आप प्रोफेशनली कुछ और हो लेकिन आप शो करने के लिए सर्टिफिकेट रखना चाहते हो, तो उस समय आप IMP के सारे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, राइट। जैसे किसी के पास पैसा ज़्यादा होता नहीं है, मान लो जैसे मैं अभी एक कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ पे क्या होता था, तो B.Ed के जब मैंने पहले दिन क्लासेस लेने गया, मुझे वहाँ से बताया गया कि प्रोफेसर विप्लव बासु, यू हैव टू टेक अप B.Ed क्लासेस। तो मैंने जब B.Ed की क्लासेस लेने गया तो मैंने देखा क्लासरूम में 100 बच्चे में सिर्फ 3 बच्चे बैठे हैं, 3 स्टूडेंट्स, और 97 स्टूडेंट एब्सेंस थे। तो मैंने 3-4 दिन क्लासेस लिया। उसके बाद मैंने मैम के पास गया, मैंने मैम को जाके बोला कि मैम स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग, वो तो आ ही नहीं रहे। तो मैम ने मुझे आंसर दिया कि सर आएंगे कैसे, एक साल का फीस है 70 से 80 हज़ार रुपये, और बच्चे जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलता है 8 हज़ार। अब वो 8 हज़ार में घर संसार चलाएंगे या अपना फीस देंगे? अगर वो फीस एग्ज़ाम में फेल हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ताकि ओवर टाइम काम कर सकें और B.Ed की पढ़ाई घर पर अच्छे तरीके से करते हैं। तो देखो डियर, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो, जॉब में कमाई है नहीं, लेकिन आपको ये डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कमाई अच्छी नहीं होगी। उस सिचुएशंस पर आप IMP के सारे पढ़ाई करके पास हो सकते हो, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट ले लो, बाद में तो ज़िंदगी भर पढ़ोगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन आपके पास पूरे साल समय था और उसके बावजूद भी आपने IMP के से पढ़ाई कर रहे हो और आपका लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। तो मैं कहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सीधा पैसे की बर्बादी कर रहे हो, समय की बर्बादी कर रहे हो, इंस्टीट्यूट के नाम रोशन खराब कर रहे हो, अपने पापा के नाम खराब कर रहे हो, खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अब आता है रटना। तो इसका मैंने बेनिफिट बता दिया। इसका मैंने क्या बताया कि इसमें बस समय की ज़रूरत है। इसमें मैंने क्या बताया, अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशंस देख लेना, सिचुएशंस के हिसाब से फॉलो करना। अब आता है रटना यानी पैरट। देखो, इसका भी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रटना आपको मैं 101% बोलूँगा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको तो मैं 101% बोलूँगा कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रटने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ना, समय की बर्बादी। कि अगर आप बिना सोचे समझे रट रहे हो और आपको लैंग्वेज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो आपने अभी एक क्वेश्चन याद किया, आपने 2 क्वेश्चन याद किया और कल रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो रटने का आदत आपको नहीं डालना है, राइट। अगर फिर भी आपके पास, जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि आपके पास समय नहीं, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, कल एग्ज़ाम है और पूरी किताब आपको याद करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस बार आप रट के एग्ज़ाम दे दो, जैसे तैसे पास हो जाओ, लेकिन अलर्ट हो जाओ। अगली ये एग्ज़ाम ख़त्म होते से ही जैसी पढ़ाई चालू होगा, मैं सबसे पहले समझने का प्रयास करूँगा, उसके बाद IMP के सहारा लूँगा, और अगर मैं रटने का सहारा ले रहा हूँ तो इसको इससे कनेक्ट करो। जैसे मैंने IMP को इससे कनेक्ट किया था ना, कि आपने 200 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, ये था पूरा किताब समझकर आपने 200 क्वेश्चन निकाला, और 200 क्वेश्चन को IMP से मैंने कैसे कनेक्ट किया कि पढ़ना तो 200 है, लेकिन 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले 96 97 या 56 इस तरीके से पढ़ना है। इसी प्रकार अगर आपको रटने का सहारा ले रहे हो, मान लो ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपने 5 क्वेश्चन IMP निकाल लिया और उस 5 क्वेश्चन को आपको रटना है, तो जब आप रटने जा रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, उसको समझ कर पढ़ो कि अगर आई के साथ एम हो रहा है, या फिर जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सीमा, ठीक है, तो टीचर से पूछो कि क्या ये ई की मात्रा अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये फिर क्या मीनिंग बनेगा, क्या ऐसा सीमा हो सकता है, या फिर यही वाला स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर से पूछो तो टीचर आपको आंसर देंगे। तो रटने का ये टेक्निक अपना सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो रटो, लेकिन समझ कर रटो, नहीं तो क्या होगा, आपके समय की बर्बादी होगी। तो ये था रटने का, नोट्स का और समझने का। और किसको करना चाहिए, इसका भी देखो वही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे बचपन में मैं एक बार क्या करता था कि मैंने भी बचपन में मैथ्स रटा था। मैं बताता हूँ इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान बहुत सारे हैं।
मुझे मैथ समझ में नहीं आता था बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे सर अक्सर मुझे बोला करते थे, मैं और मेरे सिस्टर साथ में बैठते थे पढ़ने के लिए, तो मेरे जो प्राइवेट ट्यूटर थे वो घर पे हमको आते थे पढ़ाने के लिए, तो अक्सर बोलते थे विप्लव तुझसे कुछ होगा नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैथ्स में 0 लेकर आओगे। तो मेरा मन में बहुत ईगो रखता था कि सर मुझे ऐसा बोल रहे हैं, कुछ एक दिन कुछ करूँगा ही करूँगा। तो पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम आया और मैथ्स का 80 का पेपर हुआ। अब जब 80 का पेपर हुआ तो मैंने क्या किया, पहले दिन पूरा मैथ्स रट के चला गया पूरा। उसके अंदर जो अरिथमेटिक था, एलजेब्रा था, ज्योमेट्री था, सब कुछ मैंने पूरा रट के चला गया, पूरा रट के गया है ना। जैसे ये वाला पार्ट अपनाया था मैंने, और जैसे ही मैंने पेपर देने बैठा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्वेश्चन वही के वही आया जो मैं पढ़ के गया। तो मैं सोच रहा हूँ यार आज तक एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम। मैंने फटाफट पूरा रट के गया था, तो पूरा क्वेश्चन एकदम लिखने लगा, कॉपी पे कॉपी पे। मुझे अभी भी याद है मैंने 24 पेजेस लिया था, 24 पेजेस। पहला बंडल में था 16 पेजेस, उसके अलावा मैंने 24 पेजेस लिया और ये बंडल बनाया। तो मेरा जो क्लास फ्रेंड थे सब सोच रहे विप्लव को हो क्या गया। क्यों? क्योंकि क्लास में तो मैं चुपचाप बैठे रहते थे, मुझे मैथ्स कुछ भी नहीं समझ में आता था। सच में मुझे मैथ्स 0 लगता था, आज भी मुझे मैथ्स से डर लगता है। लेकिन कहते हैं कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस तरीके से करोगे तो। इसलिए देखना मैथ्स का पूरा नाम है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। लेकिन सबका नहीं सताते, ये उनको सताते हैं जो बचपन से पढ़ाई नहीं है, जैसे मैं। तो क्या हुआ, पेपर तो देकर आ गया और मैं आते समय सोच रहा हूँ कि आप सर को जाके बताऊँगा। बहुत बोले जा रहे थे ये है वो है, आज तो मैं सर को जाके बताऊँगा, आने दो। ठीक सर आए, मैंने सर को दिखाया, सर देखो इस बार तो 80 ऑफ 80। सर को ना डाउट हुआ, सर क्योंकि वो भी टीचर है ना, उनको लगा कि यार स्कूल के टीचर इतना तो बेवकूफ़ होगा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ दे देंगे। उसने मुझे बोला तुम्हारा क्वेश्चन पेपर और बुक दो। मैं तो मन में सोच रहा हूँ मुझे 80, सर को सर पकड़ा गए इसलिए सर हम मुझे बहाना निकाल रहे। अब हुआ क्या है, जब मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो स्कूल के जो टीचर ने पेपर बनाया वो बिल्कुल लैंग्वेज वही रखा, बस एक चीज़ चेंज कर दी और वो था डिजिट। यानी उस टीचर ने डिजिट चेंज कर दिए, यानी जहाँ पे किताब में था 501 और टीचर ने कर दिया 401। और मैंने डिजिट पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान दिया। बस ये मेरी गलती थी और हर एक क्वेश्चन में टीचर ने ऐसे ही किया, बस और क्या। टीचर ने, प्राइवेट टीचर ने मुझसे सबसे पहले पूछा कि विप्लव तुमने बिल्कुल मैथ्स ऐसे ही लिखा है? मैंने कहा सर बिल्कुल। उन्होंने कहा एक करके बताओ, मैंने फटाफट करके दे दिया, बस। सर को आ गया समझ में, अब विप्लव को कोई नहीं बचा सकता है मुसीबत से। मैंने पूरा काउंटिंग करके देखा कि 80 के पेपर में से 70 नंबर मैंने मिसिंग किया था, सिर्फ 10 नंबर था। और मुझे उस बार मैथ्स में 80 में से 10 नहीं 2-3 मैंने इधर उधर करके चीटिंग किया था, है ना, इधर उधर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मुझे मिला था लगभग 17 नंबर आउट ऑफ 18 में। लेकिन जो 20 का पेपर होता है वहाँ पे मेरे को 15 नंबर मिला था, तो लगभग मैं 7 5 12 32 नंबर और 3 नंबर डालकर टीचर ने मुझे पास करवाया था हाफ ईयर। तो ये कहानी है, यानी रटने का ये एक नुकसान है कि अगर आप रट के जा रहे हो और बाई चांस स्कूल के टीचर ने क्वेश्चन को बदल दिया, जैसे मान लो आपने इंटरव्यू में याद करके गए हाउ आर यू और आंसर है आई एम फाइन, किसी टीचर ने आपको स्पोकन में याद करवा दिया कि हाउ आर यू का आंसर क्या होगा, आई एम फाइन। लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया हाउ यू आर ऑल डूइंग या हाउ यू आर ऑल डूइंग, यानी सब कुछ कैसा चल रहा है या व्हाट्सअप, तो वहाँ पे आप सोचोगे यार ये तो क्वेश्चन क्या है, जबकि है वही चीज़ कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। तो इसलिए आपको कभी भी रटना नहीं चाहिए। अगर हम रट लेते हैं ना तो हमारा समय की भी बर्बादी, और कितना रटोगे। अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन याद करोगे या 20 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, एक एक बुक में कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो कितना आप रटोगे, आप ज़्यादा रट ही नहीं पाओगे।
इसलिए बेटर है कि आप समझ के पढ़ाई करो, फिर आईएमपी के सहारा ले सकते हो, लेकिन जो मैंने कंडीशन दिया, रटने के सहारा मत लो, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली एक स्कूल में जॉब करता था, उस स्कूल में सिचुएशन ऐसा था कि मुझे देखकर तकलीफ़ होता था। मैं रात को जब सोता था ना, तो मुझे पता है उस स्टूडेंट का चेहरा मेरे सामने आता था। मैं जब भी क्लास में एंट्री करता था तो मैं स्टूडेंट्स को देखता था वो इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पा रहे, यानी वो जो यहाँ पे जो अक्षर लिखा है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा APPLE, तो वो बच्चे ये ए नहीं पढ़ पा रहे कि इसको हम ए बोलते हैं, वो प नहीं पढ़ पा रहे, यानी उसको पता ही नहीं है कि पी का साउंड प होगा। और वो स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8 क्लास में, 9 क्लास में, 12 क्लास में, मतलब उस स्कूल में 6 to 12 क्लास तक ऑल स्टूडेंट्स, मतलब 75% स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में था कि वो रीडिंग नहीं कर पा रहे। तो मैंने जब वो सिचुएशन देखा तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ कैसे। लेकिन उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उनको बस एक ही मोटिव है कि बच्चों को क्या करो, आप कॉपी फिलअप करा दो, पूरा होमवर्क करा दो, बच्चे उसको क्या करेंगे, रट लेंगे। उनको ढेर सारा आईएमपी दे देते थे और कहते थे इसको याद करो। पर मैं सोचता था कि यार आईएमपी से आप याद तभी करोगे ना जब आप पढ़ पाओगे, जब आप समझ पाओगे। आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप याद कैसे करोगे? जब उस स्टूडेंट को मैं बोलता था कि तुम खड़े हो जाओ और थोड़ा सा पढ़ो, बोल ही नहीं पाती थी, चाहे उसमें गर्ल्स थे, बॉयज़ थे। तो मैं एक बार जब वो अभी रिसेंटली टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ मेरा, तो स्कूल मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक टीचर होकर गलत कर रहा हूँ। मैं ऐसे इसको पढ़ा नहीं सकता। कल वो उसका लाइफ है, कल उसकी मैरिड होगी, या फिर अगर लड़के की बात करो, या फिर जो लड़का है वो कल कहीं जॉब करेगा, तो बेचारा कल तो पढ़ ही नहीं पाएगा। कल वो क्या बोलेगा कि तुमको कौन सी टीचर ने इंग्लिश सिखाया, तो फिर वो मेरा नाम आएगा। तो मैंने इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट को कहा, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट चाहती ही नहीं है। वो कह रहे नहीं, हम जो कर रहे हो वो राइट है। तो फिर मैंने कहा काम करो, मैं भी जॉब छोड़। लेकिन मैं आप लोगों को ये सिचुएशन इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, रटना कितनी बुरी बात है। अगर आपके घर पे, आपके क्लास में कभी भी ऐसा माहौल मिले, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, किसी अच्छे टीचर से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी तरीके से बेसिक्स नॉलेज क्लियर करो। एक बार बेसिक्स नॉलेज क्लियर हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप आईएमपी से सहारे लेकर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नॉलेज क्लियर ही नहीं है, आप कितना भी आईएमपी ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको किताब भी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप कितना भी पढ़ लो, नो बेनिफिट। तो ये आज का टॉपिक था कि क्या हमको रट कर पढ़ाई करना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए, या फिर आईएमपी के सहारे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको पहला सजेशन दिया कि लाइफ तो यही काम आता है। एक और कहानी सुनाता हूँ। मैं, पता है, बचपन में मेरे को हमेशा जो हिस्ट्री होते हैं ना, जैसे बंगाली में, जैसे आप लोगों का हिंदी होता है, या हर स्टेट के एक रीजनल लैंग्वेज होता है, जैसे हम लोगों को बंगाली रीजनल लैंग्वेज है। तो बंगाली में जो पोएम आता है, जो स्टोरी आता है, तो अक्सर मेरे जो प्राइवेट ट्यूटर थे वो हमको हमेशा लिखने के लिए देते थे कि इस पोएम का समरी लिखो, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखो। तो मेरे सिस्टर क्या करती थी, वो पूरा रट लेती थी। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, रटने का सहारा लेते हैं। तो रटते तो सब है, मेरी सिस्टर पूरा डिट्टो रट लेती थी और रट कर वो लिख देती थी, और मेरे से होता नहीं था रटना। तो मैं क्या करता था, इधर उधर करके पूरे कहानी बना बना के लिखता था। मेरे सिस्टर को सर देते थे वेरी गुड कर, और मेरे को देते थे बड़ा सा गुल्ला, और मुझे बोलते थे बिप्लव, तुम जो लिख रहे हो ना, ये एग्जाम में काम नहीं आएगा, टीचर ये सब नहीं देखेंगे तुमने कितना दिमाग लगाया, तुमको तो वही दिमाग लगाना है जो बुक्स में लिखा है। तो मैं सोचता था ऐसे कैसे पॉसिबल, मुझे तो आता ही नहीं था। पर बहुत सर बोले जाने पर मैंने अंत में जाके थोड़ी बहुत रटने का आदत डाला था। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, रटने से मेरे को बहुत नुकसान होता था। मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जब कोई क्वेश्चन रटता था ना, तो अगले दिन भूल जाता था। आई जस्ट फॉरगॉट ईच एंड एवरीथिंग। फिर मैंने देखा कि यार रटो, लेकिन समझ कर रटो। कि अगर आप दिस इज लिखा है तो वो समझ लो,
कि दिस के जगह मैं ईट लिख सकता हूँ क्या, इस तरीके से लो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हमको एग्ज़ाम में या फिर पढ़ाई के दौरान हमको आईएमपी के सहारा लेना चाहिए या समझ कर पढ़ाई करनी चाहिए या रट कर पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ बेसिक्स नॉलेज दिया, साथ में मैंने अपने लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंस बताया। आप लोग इसको फॉलो करो कि रट कर कभी ना पढ़ाई करो, ज़िंदगी नरक बन जाती है। और अगर रट के पढ़ाई कर रहे हो तो इमरजेंसी सिचुएशन में करो, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर आप प्रॉमिस करो कि अपने आप से कि यार मैं ना थोड़ा सा पढ़ाई में टाइम दूँ और उसको थोड़ा समझ के पढूँ। जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैं टीचर से पूछ लूँ, लेकिन आराम से पढूँ ताकि मेरे जीवन में मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। नहीं तो दिमाग में अगर फ्रस्ट्रेशन आता है, माइंड में अगर फ्रस्ट्रेशन आता है तो बॉडी काम नहीं करता है। जैसे स्प्रिंग को आप कंटिन्यूसली खींचते रहोगे, रबर को कंटिन्यू खींचते रहोगे तो एक समय के बाद वो वर्क करना बंद कर देता है। तो दिमाग भी ऐसा ही है, इसको ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये दिमाग वर्क नहीं करता है। ठीक है, सो आई होप आप इसको फॉलो करोगे और लाइफ में कुछ नया करोगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछना। तब तक के लिए सिया सिया।